नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है जेई मेल्स की इस मेंस और एडवांस से रिलेटेड इस वीकली सीरीज़ में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मेंस और एडवांस से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और इस चैप्टर को आपको ब्रशअप करने में, आपको रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर, जिससे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमें डेटा गिवन है वो ये है कि इफ़ पी क्यू आर आर थ्री रियल नंबर्स, पी क्यू आर आर थ्री रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वन, और हमें 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो हम पी क्यू आर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेसिकली। चलो, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि मैट्रिक्स ऑफ पी क्यू आर मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ऑफ 3 4 1 3 2 3 3 2 3 और 2 0 2, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स आ रही है 3 0 1। तो अब अगर हम पी क्यू आर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड से, राइट ना। तो पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। चलो, तो इसका मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज, है ना। तो इस 3 का माइनर क्या आने वाला है, 2 2 ज़ा 4। इस 4 का माइनर क्या आने वाला है, 4 का माइनर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 0। इस 1 का माइनर क्या आने वाला है अपने पास, तो ये आएगा 0 माइनस 4 माइनस 4। अच्छा देखो, मैं माइनर निकाल रहा हूँ और वर्टिकली लिखता जा रहा हूँ, मतलब कोफैक्टर में ट्रांसपोज करता जा रहा हूँ और ट्रांसपोज भी हो रहा है। और इस 3 का माइनर क्या रहने वाला है, तो करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, पर ये 4 2 ज़ा 8 आएगा, पर ये माइनर है तो कोफैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और ट्रांसपोज कर दिया हम लोगों ने। इस 2 का माइनर क्या रहने वाला है, तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 4। इस 3 का माइनर क्या रहने वाला है, तो ये आएगा 0 माइनस 8, है ना। तो ये माइनस 8 आएगा पर प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि इन चारों पोजीशन पर हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अच्छा, इस 2 का माइनर क्या रहने वाला है, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, ये एज इट इज़ रहेगा। इस 0 का माइनर क्या रहने वाला है, देखो, तो ये आएगा 9 माइनस 3 6 आएगा माइनर, कोफैक्टर माइनस 6 आ जाएगा, है ना। कोफैक्टर और माइनर में इन 4 पोजीशन पर साइन चेंज होता है, राइट ना। और लास्टली इस 2 का माइनर क्या आने वाला है, तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6। तो देखो, मैंने आपको बताया कि इन 4 पोजीशन पर, जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया होगा तो ये 3 का माइनर फाइंड आउट किया होगा, तो 3 का माइनर क्या आया होगा, 4 2 ज़ा 8 आया होगा, तो साइन चेंज करके माइनस 8 लिखा। ये 0 का तो साइन चेंज 0 ही होगा, यहाँ पर माइनस 8 आया होगा। ये कौन सी पोजीशन है, ये अपने पास इस वाले पोजीशन को निकालने के लिए हम लोगों ने किसका माइनर लिया होगा, ये आपके पास इस 3 का लिया होगा, है ना, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, 2 3 का ट्रांसपोज करने पर 3 2 आया होगा। तो इस 2 3 का अगर हम माइनर निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, देखो 0 माइनस 8 आएगा, ट्रांसपोज करके प्लस 8 लिख लिया होगा हम लोगों ने, राइट ना, कोफैक्टर निकालने के लिए। और ऐसे ही माइनस 6, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, तो डिटर्मिनेंट जानते हैं, किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखो 4 3 ज़ा 12, ये 0 और ये माइनस 4, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8, तो 1/8 इसका क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट करने के पर 1/8 आ जाएगा। ये अपना ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया तो मैट्रिक्स पी क्यू आर क्या बन जाएगी, देखो बेटो, तो मैट्रिक्स पी क्यू आर हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ 3 0 1 मल्टीप्लाई विद दिस, है ना। राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई विद दिस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/8 तो एज इट इज, और मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास 4 माइनस 8 10 0 4 माइनस 6 और माइनस 4 8 माइनस 6। चलो, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1/8 तो एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 1/3, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3/3। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स 1/3 टाइप का आएगा, 1/3 3/3। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर का रहेगा बेटो, 1/3 टाइप का रहेगा। तो चलो 1/3, तो फर्स्ट रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 0 और माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24, ये 0 हो जाएगा, और प्लस 8, तो माइनस 24 प्लस 8 यानी माइनस 16। और ऐसे करेंगे तो ये 30 आएगा, फिर ये 0 और ये माइनस 6, तो 30 माइनस 6 यानी कि 24। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू क्या आने वाली है बेटो, ये आएगी 1 माइनस 2 और 4, 8 3 ज़ा 24 3। तो ये अपने पास किसकी वैल्यूज़ आ गई, पी क्यू आर की। अच्छा, पी क्यू आर की वैल्यूज़ आ गई, तो हमें फाइंड क्या करना है, 2p प्लस क्यू माइनस आर। तो 2p प्लस क्यू माइनस आर ये फाइंड करना है। तो 2p करेंगे तो 2,
प्लस क्यू करेंगे तो -2 और माइनस आर, और आर की वैल्यू क्या है 3, तो कुल मिलाकर ये फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है बेटो -3। सो फाइनली फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन -3। तो इस क्वेश्चन में फाइनली हम लोगों ने क्या किया, ये पी क्यू आर फाइंड आउट करना था, तो इस मैट्रिक्स के इनवर्स से हम लोगों ने क्या कर लिया, राइट मल्टीप्लाई कर लिया। और इनवर्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये फॉलो करके सिंप्लीफाई कर लिया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स से हमें गिवन है 1 2 2 2 1 -2 a to b। बोला जा रहा है कि इट इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वन a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9i वेयर i इज द 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ऑर्डर्ड पेयर a b निकाला। तो जैसे हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमारे पास एक दो इक्वेशंस बन जाएगी, सॉल्व करके a और b की वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं a ट्रांसपोज। चलो तो a ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ये मैट्रिक्स a हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स a गिवन है 1 2 2 2 1 -2 1 2 2 2 1 -2 और इसके अलावा a to b। तो चलो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इससे अगर हम फाइंड करेंगे, तो a ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मैट्रिक्स a तो एज इट इज 1 2 2 2 1 -2 और a to b, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज। तो ये 1 2 2 वर्टिकली आ जाएगा, ये 2 1 -2 वर्टिकली हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और ये a to b इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इस केस में ये a इंटू a' क्या आने वाला है, देखो रो बाई कॉलम मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स के लिए। तो 1 2 2 को 1 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 मतलब 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 -4 यानी कि 0, 2 + 2 4 -4 0। और ये तीसरा क्या आने वाला है 1a, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1a 2 2 4 और ये 2b। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 + 2 -4 0 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 4 1 और 4 यानी 9 आ जाने वाला है, और सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 2 और -2। ऐसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा a + 2 2 4 और +2b। ऐसे थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2a और +2 1 2 और ये -2b। और थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आएगा अपने पास a² + 4 + b², है ना। वैसे ये पूरा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन चल रहा है, बट अगर हमें देखें ध्यान से तो हमें 9i से कंपेयर करवाना है, तो इसका मतलब ये 9 0 0 ये 0 होना चाहिए, ये 0 9 0 ये 0 होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बस ये इसको 9i से कंपेयर करवाएंगे ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से 9i के इक्वल है। अब 9i का मतलब क्या होगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो इससे कंपेयर करवाएं तो 9 0 0, तो यानी कि हम ये बोलने वाले हैं फाइनली कि जो a + 2b + 4 है इसको 0 होना पड़ेगा, और साथ के साथ में 0 9 0, तो यानी कि 2a -2b + 2 ये जो आ रहा है इसको भी 0 होना पड़ेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपली दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये 2b कैंसिल हो गया, तो यानी कि अपने पास 3a और +6 की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई -2, और a की वैल्यू -2 अगर हम इसमें रख देते हैं तो 4 - 2 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटो -1। तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1, तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन a -2 b -1, मतलब आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन, राइट ना। तो सिंपली देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने करना क्या है, a इंटू a' बनाना है, 9i से कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन बननी है a और b के अंदर, सॉल्व करके a और b की वैल्यूज आ जाना है, राइट। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि a इज अ 3/3 नॉन सिंगुलर। अच्छा, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये डेफिनेशन होती है नॉन सिंगुलर की, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, इट इज व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। नॉन सिंगुलर के लिए हम याद रखते हैं कि डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो, और 3/3 मैट्रिक्स है, तो मतलब मैट्रिक्स a इज द मैट्रिक्स ऑफ aij ऑर्डर 3/3। ये दो डेटा में इनिशियली दे रखा है सच दैट कि जो a इंटू a' है वो इक्वल है a' इंटू a के, और ये भी गिवन है कि जो b है वो आपका इक्वल है किसके, a इनवर्स a' के, है ना।
तो हमें फाइंड करना है बी बी डैश। ओके चलो, तो बी इंटू बी डैश फाइंड करने चल रहे हैं। अच्छा, बी इंटू बी डैश फाइंड करने चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ए इनवर्स इंटू ए डैश मल्टीप्लाई विद बी डैश, मतलब ए इनवर्स इंटू ए डैश का होल डैश, राइट। चलिए एक इसको आगे बढ़ाते हैं। ये होल डैश के लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनली बी इंटू बी डैश किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स इंटू ए डैश मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स इंटू ए डैश का होल डैश, ए इनवर्स इंटू ए डैश का होल डैश। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इसके लिए एक प्रॉपर्टी, हम ये जानते हैं कि ए इंटू बी का होल डैश जब आता है हमारे पास, तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ना, ये याद रखना चाहिए। किस लॉ को फॉलो करता है, रिवर्सल लॉ को। तो जब भी हम प्रोडक्ट पर होल कॉन्जुगेट लेते हैं, होल डैश लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, बी डैश ए डैश। तो इस वजह से ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये रिजल्ट ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए डैश इंटू, अभी रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो ये ए डैश का डैश आएगा, तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए, और ये आ जाएगा ए इनवर्स का डैश। ओके चलो, ये ए डैश इंटू ए के लिए हमारे पास एक डेटा इसने दे रखा है कि ए डैश इंटू ए ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए डैश के इक्वल होगा, है ना। तो ये ए इंटू ए डैश लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये ए इनवर्स इंटू ए डैश इंटू, अच्छा ये ए इनवर्स का जो डैश है इसको हम लिख सकते हैं ए डैश का होल इनवर्स, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है ये भी कि जो ए इनवर्स का डैश है, भाई मैट्रिसेस के अंदर जब इस तरीके के क्वेश्चन्स को करते हैं तो प्रॉपर्टी सारी याद रखनी होती है। तो ए इनवर्स का डैश किसके इक्वल होता है बेटो, ए डैश का इनवर्स। अब देखो ये ए इनवर्स इंटू ए ये बन जाएगा आई, अपने को पता है, और ये कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मतलब ए डैश और ए डैश का इनवर्स ये भी आई हो जाने वाला है, और आई इंटू आई फाइनली क्या आने वाला है, आई आने वाला है। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट क्या रह जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन आई, राइट ना। तो सिंपल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं था, बस केवल एक प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें, कुछ प्रॉपर्टीज कि ए इंटू बी का होल डैश बी डैश ए डैश रिवर्सल लॉ वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, और ये की रिजल्ट हमें फॉलो करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट x माइनस 4 2x और इस तरीके के एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और हमें इसको इक्वल करना है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के, और फिर उस केस में ऑर्डर्ड ए और बी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उससे कंपेयर करवाएंगे, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलो इनिशियली जो डिटर्मिनेंट गिवन एक बार देख लेते हैं, क्या है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 4 2x इसके बाद ये x माइनस 4 डायगोनली चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2x x माइनस 4 2x, और ये 2x x माइनस 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बाद में उससे कंपेयर करवा लेंगे। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर x माइनस 4 2x लिखा हुआ है, तो हम इसको 2x माइनस x माइनस 4, यानी यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस लगा लेते हैं। एक तो सेकंड कॉलम को चेंज कर लेते हैं बाय c2 माइनस c1, और एक थर्ड कॉलम को चेंज कर लेते हैं बाय c3 माइनस c1। तो इससे देखो ये डिटर्मिनेंट, इसको डेल से डिनोट कर लेते हैं, तो देखो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी, डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ c2 माइनस c1, राइट। तो c1 तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब x माइनस 4 2x ये सब एज इट इज़ रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2x माइनस x माइनस 4 करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर ये x माइनस 4 माइनस 2x करेंगे तो ये माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, इधर ये आपके पास 0 आ जाएगा, इधर 2x माइनस x माइनस 4 करेंगे तो ये भी x प्लस 4 हो जाएगा, इधर ये 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 4 माइनस 2x करेंगे तो ये माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। अब इस वाले इस तरीके से करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें कि सेकंड कॉलम और इस थर्ड कॉलम में से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा अपने पास x माइनस 4 2x, और x प्लस 4 कॉमन लिया होगा तो ये बन गया होगा 1 माइनस 1 0, और ये 1 0 माइनस 1। अब इस तरीके से अब ये बन चुका है, तो हम इसको 0 बना लेते हैं, है ना, ये माइनस 1 प्लस 1 करने से 0 हो जाएगा, तो मतलब हम थर्ड रो को चेंज कर लेते हैं, तो R3 को चेंज कर देते हैं बाय R3 प्लस R1। अच्छा R3 प्लस R1 बनाएंगे तो ये डेल क्या बन जाने वाला है बेटो, ये डेल बन जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ R3 प्लस R1, है ना, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब R3 प्लस R1 मतलब थर्ड रो चेंज होगी, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज़ रखें, तो x माइनस 4 1 1, ठीक है ना, ये 2x माइनस 1 0, और थर्ड रो चेंज करेंगे तो 2x प्लस x माइनस 4 ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 4,
इधर 0 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये -1 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें चूंकि ये 1 0 0 बन चुका है, तो इस वाले कॉलम के अबाउट इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये डेल क्या हो जाएगा, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर तो एज इट इज, और इस 1 के अबाउट एक्सपेंड करें तो 1 इंटू, है ना, तो क्या लिखने वाले हैं 1 इंटू करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2x मल्टीप्लाई विद 1 2x, और -1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इन 3x माइनस। तो ये कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की फॉर्मेट आ जाएगी। तो फाइनली डेल विल बी इक्वल्स टू x + 4 होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 5x - 4। तो अब अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हमें ये गिवन क्या है अपने पास ये डेटा a + bx इंटू x - a होल स्क्वायर, तो x - a होल स्क्वायर, तो मतलब a की वैल्यू तो -4 हो गई। x - a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो क्या हो गई -4, और आगे क्या दे रखा है a + bx लीनियर फैक्टर, तो a + bx तो a की जगह तो -4, और प्लस bx तो b क्या हो जाएगा अपने पास बेटो 5 हो जाएगा। तो b 5 हो जाएगा, a -4 हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि a कॉमा भी पूछा गया था, तो a is -4 b is 5, a is -4 b is 5, सो मीन्स आंसर विल बी सी ऑप्शन, a is -4 b is 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, स्केलिन ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों साइड्स जो होंगी लेंथ वो डिफरेंट होंगी, ए बी सी आर डिफरेंट। देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है ए बी सी ए सी ए बी, इसको एक रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रखते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा 3abc - a³ - b³ - c³। ये रिजल्ट है, याद भी रखा जाता है, राइट ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अपने पास a³ + b³ + c³ -3abc, जो कि एक फॉर्मूला है अपने पास। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, माइनस ऑफ a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें अगर हम, है ना, तो इसको लिख सकते हैं -½ a + b + c और मल्टीप्लाई विद, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a² 2b² 2c² हो जाएगा, ये 2ab 2bc 2c हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, है ना। जब इसको रीराइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब देखो इसका क्या मतलब निकला, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है। ए बी सी डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट है तो ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे भाई, ए और बी डिफरेंट है तो इसका होल स्क्वायर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो तीनों पॉजिटिव आने वाले हैं। अच्छा, ए बी सी जो है लेंथ ऑफ साइड है ट्राइंगल की, तो लेंथ ऑफ साइड है तो ये तीनों भी का सम भी पॉजिटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये माइनस, अब तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आएगी, क्या हम बोले, नेगेटिव आने वाली है या नॉन पॉजिटिव। अच्छा, नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब जीरो हो सकता है। क्या ये जीरो हो सकती है, तो ये देखो हमेशा पता है हमें ये पॉजिटिव रहेगा तीनों के तीनों। स्केलिन ट्राइंगल बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो स्केलिन ट्राइंगल है, ये तीनों डेफिनेटली नॉन जीरो होने वाले, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। a + b + c पॉजिटिव होगा, तो कुल मिलाकर ये क्वांटिटी हमेशा कैसे आने वाली है बेटो, नेगेटिव आने वाली है। नॉन पॉजिटिव नहीं आएगा, कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो करीबन सेम है नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ऑप्शन बना रखें तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि इंक्लूडिंग जीरो, और नेगेटिव मतलब एक्सक्लूडिंग जीरो, है ना। और हमें पता है कि ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, है ना। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा देखो, अगर हम जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिस्टम हमें गिवन है वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, और इसका मतलब है कि राइट साइड में जीरो गिवन है या नॉन जीरो क्वांटिटीज गिवन है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म देखो इसमें तीनों जीरो गिवन है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। अच्छा, अब ये सिस्टम अगर होमोजीनियस हो गया तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमें पता है कि सॉल्यूशन या तो इनफाइनेटली मैनी रहने वाला है या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, जो यूनिक सॉल्यूशन आता है वो डेफिनेटली जीरो सॉल्यूशन होता है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात चल रही है, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात चल रही है, तो हमें पता है कि इसका डेल क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका डेल जीरो करना है। चलो तो इसका डेल निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1k3, पहले कोफिशिएंट 1k3, दूसरे कोफिशिएंट है 3k - 2, और तीसरे कोफिशिएंट है 2 4 - 3,
और इसको जैसे डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे हमारे पास कोई ना कोई के की वैल्यू आ जाने वाली है। डेल की 0 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले। और हम क्यों बोल रहे हैं इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम होमोजीनियस सिस्टम के अंदर जाते हैं तो जीरो सॉल्यूशन बोले जाता है, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, और नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो डेल की वैल्यू क्या होगी बेटो, 0 होगी। तो जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आने वाला है, -3 के, है ना। फिर क्या आएगा, -2 यानी कि -4 के। फिर आएगा ये आपके पास 3 3 9 के, 3 3 9 इंटू 4, 9 4 36, क्या आने वाला है, 36 आने वाला है ना। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर ले रहा हूँ तो ये आने वाला है 9 4 36 माइनस, और फिर ये आ जाएगा 3 2 6 के। फिर ये अपने पास आने वाला है 4 2 8 -8, और ये अपने पास आ जाएगा -3 इंटू 3 -9 के, और इसको हम कर देने वाले हैं इक्वल्स टू 0। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये -7 के हो गया होगा, और ये -6 के हो गया, तो -13 और +9, -13 +9 यानी -4 के बचा होगा टोटल मिला के, है ना। ये -3 के, ये -6 के, इस +9 के से कट जाएगा तो बचेगा क्या अपना -4 के। और कांस्टेंट टर्म में ये 36 है अपने पास, और माइनस ऑफ -8 यानी +8 हो गया होगा, तो 36 + 8 करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 44 प्लस का 44। तो यानी कि के की वैल्यू क्या होगी बेटो, 11 आ गई। के की वैल्यू कितने आ गए अपने पास, 11 आ गई। अच्छा, पर ये हमसे के की वैल्यू नहीं पूछ रहा था, ये हमसे पूछ क्या रहा है कि हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन xz/y² निकाला है। अच्छा, अब जो के की वैल्यू आ गई एक बार हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये तीनों इक्वेशन हम एक बार रीराइट कर लेते हैं, के की वैल्यू 11 प्लेस करके। तो पहला इक्वेशन क्या गया देखो, x + 11y और +3z इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 11y और -2z इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा इक्वेशन क्या होगा, 2x + 4y - 3z इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट क्या करना है हमें, xz/y², मतलब हमें x और y का रेशियो चाहिए और z और y का रेशियो चाहिए। तो x और y का रेशियो चाहिए अगर हमें, x और y का, तो हमें z एलिमिनेट करना पड़ेगा इन तीनों इक्वेशन सेट में से। तो इस पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इससे ये 3z एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना अपने पास, 3x प्लस और ये 11 और 4 15y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x/y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -15/3, मतलब कुल मिलाकर -5। तो ये तो हमने फाइंड कर ली किसकी वैल्यू, x/y की वैल्यू। अब हमें z/y चाहिए। अब z/y चाहिए, इसका मतलब x एलिमिनेट करना है, z और y का रेशियो चाहिए, तो इसका मतलब x एलिमिनेट करना है। अब x एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -5y। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं जो हमें आसान सी लग रही हो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं x की वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू -5y रखूंगा तो 11y - 5y कितना हो जाएगा, 6y, और ये कितना हो जाएगा आपका +3z और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, z/y। तो यहाँ से z/y कितना आ जाने वाला है बेटो, तो ये -3z/y करेंगे तो ये 6/-3 आ जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा। और हमें इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई करने वाला है, तो xz/y² क्या होगा, x/y और z/y का मल्टीप्लाई, मतलब -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटो, 10 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है बेटो, सेकंड ऑप्शन 10, राइट ना। तो जब हम xz/y² निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये काम करना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हमें पहले k निकालना था, और k निकालने के लिए हमने इस डेल को 0 किया। और ये डेल 0 क्यों किया, क्योंकि उसने बोला था नॉन जीरो सॉल्यूशन, और नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब होता है होमोजेनियस सिस्टम में ये आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ रहे बात को, डन। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स से हमें गिवन है 2/2 फॉर्म में, और हमें 3a² + 12a का एडजॉइंट फाइंड करना है। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 3a² + 12a फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, देखो मैट्रिक्स ए गिवन है 2 - 3 - 4 1, 2 - 3 - 4 1। तो यहाँ से a² क्या आएगा, तो a² आ जाने वाला है। मैट्रिक्स ए को a से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 - 3 - 4 1 को मल्टीप्लाई कर लें किससे, 2 - 3 - 4 1 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाने वाला है, मैट्रिक्स ऑफ, ये आ जाएगा 2 2 4 + 12 यानी कि 16। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और -3 मतलब -9।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -8 और -4 -12, और लास्ट करने वाले हैं तो 4 3 12 + 1 यानी कि 30। तो ये ए स्क्वायर आ जाने वाला। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 3a² + 12a फाइंड करना है। चलो तो 3a² + 12a फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो 3a² + 12a फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3a² का मतलब हो जाएगा 16 - 9 - 12 13 + 12, और a का मीनिंग हो जाएगा 2 - 3 - 4 और 1, है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये फाइनली कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, देखो तो 16 3 48 और + 12 2 24, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 72। ऐसे ये करेंगे तो ये -18 और ये आपके पास 12 3 36, यानी -36 और -36 और ये -27, 9 3 27, तो -36 और -27 ऐड करेंगे तो माइनस का ये अपने पास क्या आ जाएगा 63, है ना। इधर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 36 और ये माइनस का 48, तो ये आपके पास माइनस का 84 हो जाएगा, और ये आपके पास 39 और 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 51, राइट ना। तो ये अपने पास a² 3a² + 12 आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, तो इसका एडजॉइंट अगर हम फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a, तो हमें पता है कि 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज, है ना। ये एक रूल होता है ना। जब भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ABCD होता है 2/2 टाइप का, तो इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि मैट्रिक्स ऑफ इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज, मतलब D - B - C और A, ये आपके पास 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाता है। तो इधर एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इसका, तो ये मैट्रिक्स ऑफ 51, ये आपके पास 63, ये आपके पास 84 और ये आपके पास 72, और ये एडजॉइंट जो निकल रहा है इसका हमें देन एडजॉइंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, तो देखना है कि किससे मैच कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 51 72 63 84, 51 63 84 72 मीन्स आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन कम्प्लीटली, राइट ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 2/2 है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबल है, क्योंकि a² निकालना क्विक मैनर में निकल जाता है 12 है, तो ये कैलकुलेशन क्विक हो जाती है, राइट ना। तो जब मैट्रिक्स 2/2 टाइप की होती है तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल रहते हैं। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में P एक मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 α 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स A, है ना। मतलब ये जो मैट्रिक्स P है ना, पहले एक बार P मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। तो P मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ 1 α 3 1 3 3 2 4 4। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ना, वह मैट्रिक्स P जो है वो एडजॉइंट है किस मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का। P इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट 4 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट 4 दे रखा है, तो हम ये जानते हैं कि P का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, और एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 के बराबर होता है अगर हम जनरल रिजल्ट की बात करें, और 4 पर्टिकुलरली 3/3 की बात करें तो ये स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट P निकालना है और उसको 16 के इक्वल करना है, और हमें अल्फा की वैल्यू आ जाने वाली। चलो तो अब इस P का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, P का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो 4 3 12, ये अल्फा 3 2 यानी कि 6 अल्फा, ये 3 1 4 यानी 12, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 2 18, ये आ जाएगा 4 3 1 यानी कि 12, और ये आ जाएगा 4 1 अल्फा यानी कि 4 अल्फा। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाने वाला है, देखो 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा यानी कि 2 अल्फा। अच्छा, ये 12 इस 12 से कट जाएगा, और 12 माइनस 18 यानी -6, और ये वैल्यू हम जान रहे हैं कि 2 अल्फा माइनस 6 किसके इक्वल होगा, 16 के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 + 6 22/2 यानी 11। तो अल्फा की वैल्यू फाइनली इस क्वेश्चन के लिए कितने आ जाने वाले हैं बेटो, 11 मीन्स सेकेंड ऑप्शन, राइट ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट ऑफ हमें P निकालना था। तो बेसिक एक आइडिया था कि हम जानते हैं कि अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 के इक्वल होता है। इस आइडिया पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 5a - b 3 2, और साथ में ये गिवन है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डैश के इक्वल है। तो हमें 5a + b के बारे में बात करनी है, मतलब a और b की वैल्यूज निकालनी है अल्टीमेटली। अच्छा, इसको देखकर हमें एक रिजल्ट याद है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है बेटो,
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, राइट ना। तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई को ए डैश से कंपेयर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा ए डैश हम इसका पहले निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ए इंटू ए डैश क्या हो जाएगा बेटो, देखो तो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, मैट्रिक्स ऑफ 5a माइनस बी 3 2 और इसको इसके डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब है रो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 5a माइनस बी और ये आपके पास 3 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a इंटू ए डैश क्या आने वाला है, देखो मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 25a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 5 3 15a और ये आपके पास माइनस 2b। अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 5 3 15a और ये आपका माइनस 2b एज इट इज। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 3 3 9 प्लस 4 मतलब 30। ये अपने पास a इंटू ए डैश आ गया। अच्छा ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अच्छा डिटर्मिनेंट ए और फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आने वाला है, 5 2 10a और कितना हो जाएगा प्लस 3b, 10a प्लस 3b। तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो हमसे बोला जा रहा है कि a इंटू ए डैश किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल है। अच्छा a इंटू ए डैश हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स ऑफ 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 15a माइनस 2b और ये आपके पास ये भी 15a माइनस 2b और इधर 13 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए। तो इसका मतलब हम क्या करें, दो इक्वेशन बना लेते हैं। एक तो पहला इक्वेशन कंपेयर करवा लेते हैं, तो 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो 1 1 पोजीशन है वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट ए कितना था, 10a प्लस 3b, है ना। तो चार इक्वेशन बन जाएंगी। वैसे तो हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है तो दो ही इक्वेशंस की जरूरत है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम बोलने वाले हैं कि ये 15a माइनस 2b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तीसरा हम बोलने वाले हैं कि 15a माइनस 2b 0 होगा, तो वो तो सेम ही क्वांटिटी है। और चौथा हम बोलने वाले हैं कि ये जो 13 है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए के। और डिटर्मिनेंट ए कितना था अपने पास, 10a प्लस 3b। तो ऑब्वियसली अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। और ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं 5a प्लस बी, है ना। तो 5a प्लस बी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर 3b और 10a है और यहाँ पर अपने पास 2b और, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि इसका 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस केस में ये कितना आ जाएगा, 15 3 45a और माइनस 3 2 6b इज इक्वल टू 0। और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20a प्लस 3 2 6b इज इक्वल टू 13 2 26। ऐड कर देते हैं तो 6b कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपके पास, 65a और इधर कितना आ जाएगा 26। ये 13 2 और ये 13 5 तो a की 5a की वैल्यू क्या आ गई बेटो, 2 आ गई। अच्छा 5a की वैल्यू तो 2 आ गई। अब b और फाइंड करना है हमें, तो 5a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। 5a की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन से 3 2 6 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटो, 3। और b की वैल्यू और 5a की वैल्यू आ गई तो फाइनली 5a प्लस b अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, है ना। तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन है लास्ट में जाके, बट अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ए इंटू ए डैश को डिटर्मिनेंट ए आई से कंपेयर करवा के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है पर ये पीएनसी का भी है साथ के साथ में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए, है ना। तो कोई मैट्रिक्स ए है और ऑल पॉसिबल 3x3 मैट्रिसेस हमें पता लगानी है कितनी होंगी, विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 1, है ना। ये जो भी एंट्रीज इसके अंदर आ रही होंगी वो किस सेट में से बिलोंग कर रही है, -1 0 और 1 में से। सच दैट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, उसको 3 करना है। चलो तो इस क्वेश्चन की शुरुआत अगर हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स से कंसिडर कर लेते हैं कोई 3x3 एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पर a1 a2 a3 कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ये b1 b2 b3 और ये c1 c2 c3, 3x3 टाइप का मैट्रिक्स। और इसमें हम ये बोलेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये किसको बिलोंग करेंगे, इस -1 0 1 वाले सेट को बिलोंग करेंगे। अब इसमें a इंटू ए डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इंटू ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैट्रिक्स ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3
इसको मल्टीप्लाई करें इसके ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास A1 A2 A3 वर्टिकल आ जाएगा, फिर B1 B2 B3 वर्टिकल आ जाएगा, और फिर C1 C2 C3 वर्टिकल आ जाएगा। अच्छा, हम इस पूरे की कैलकुलेशन ना करके हमसे ही पूछा जा रहा है कि A इंटू A ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है मतलब ट्रेस ऑफ A डैश फाइंड करना है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 1 पोजीशन, भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 को मल्टीप्लाई करें 3/3 से, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आएगा ऑर्डर वो 3/3 आने वाला है। पर हमें उसमें इंटरेस्ट है केवल डायगोनल एलिमेंट्स में, मतलब 1 1 पोजीशन में, 2 2 पोजीशन में और 3 3 पोजीशन। तो 1 1 पोजीशन फाइंड करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब क्या आने वाला है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट आ गया होगा। और हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है तो ये 1 1 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट होगा। अब 2 2 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट निकालना है तो क्या आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और प्लस ऐसी 3 3 पोजीशन आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, राइट ना। तो हम पूरा कैलकुलेट ना करके सीधा क्या बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो ये 1 1 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट है, ये 2 2 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट, और ये 3 3 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट, और इनका सम कर लिया। तो सम मतलब ट्रेस निकाल लिया, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, 3 के इक्वल करना है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए किसके, 3 के। अब इसको चलो 3 बनाना चाह रहे हैं हम लोग, और कितने तरीकों से इसको इस सम को 3 बना सकते हैं वो फाइंड करना है। अच्छा, हमें ये गिवन है कि ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सब किसको बिलोंग करेंगे बेटो, ये बिलोंग करेंगे इस सेट को -1 0 1 को। तो अगर ये -1 0 1 को बिलोंग करेंगे तो ये जब सारे के सारे स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 या 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 0 या 1 हो सकते हैं। तो 0 या 1, तो इन 9 क्वांटिटीज का सम अगर हम 3 बनाना चाह रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू से कि इन 9 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज को 1 और बाकी क्वांटिटीज को 0 होना पड़ेगा, है ना। 3 क्वांटिटीज को 1, बाकियों को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, 3 को 1 होना पड़ेगा तो हम नंबर ऑफ वेज अगर हम पता लगाएं कितनी मैट्रिसेस बनने वाली हैं, तो 3 को 1 होना पड़ेगा। तो पहले 9 में से 3 सेलेक्ट कर ले, 93। उन तीनों के स्क्वायर्स को 1 बनाना चाहते हैं। अच्छा, उन तीनों के स्क्वायर्स को 1 बनाना चाह रहे हैं तो उन तीनों के स्क्वायर 1 बन सकता है दो तरीकों से, है ना। जैसे मान लो A1 स्क्वायर को मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो A1 की वैल्यू +1 -1 हो सकती है, या कोई भी 3 के स्क्वायर्स को अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास हर एक के लिए दो पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 या -1। और बाकियों को 0 बनाना चाहता हूँ तो उनके लिए सबके लिए एक पॉसिबिलिटी होगी, तो 1 की पावर 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटो, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो मतलब जो भी क्वेश्चन का डेटा है उसके हिसाब से अगर हम फाइनली आंसर देखेंगे तो ये आंसर आने वाला है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9C3 का मतलब हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और इंटू ये 8 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k हमें फाइंड करना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस k+1 into x plus 8y is equals to 4k, और दूसरा इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है kx plus k plus 3 into y is equals to 3k minus 1। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो वैसे तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से सोच सकते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। पर अगर हम इसको एक अनदर नज़रिए से देखें तो यार ये हमारे पास 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन वाला सवाल है, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो मीन्स का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो एज अ स्टूडेंट अगर हम काम करें तो यहाँ पर तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, A1/A2 B1/B2 को इक्वल करना है एंड C1/C2 से डिफरेंट बनाना है। और अगर हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हिसाब से बोलें तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि del 0 होना चाहिए और del 1 del 2 del 3 में से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फाइनली हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना है अल्टीमेटली। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, यानी कि k+1/k इज इक्वल्स टू 8/k+3 इज नॉट इक्वल्स टू 4k/3k - 1। भाई नो सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल होनी चाहिए तो A1/A2 B1/B2 और C1 और C2 का रेशो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा k+1
इंटू के प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटो 8k। पहले इसको सॉल्व करके के की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर उन के की जो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो ये 2 वैल्यूज आएंगी और उन दोनों पर हम ये देख लेंगे कि ये दोनों तो सेम होंगे और उस पर फिर इस रेशियो को फाइंड कर लेंगे तो और देख लेंगे कि किससे ये डिफरेंट हो रहा है। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के या तो 2 होगा या 1 होगा या इन्फाइनाइट या 3 है ना। इन्फाइनाइट तो हो नहीं सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे नहीं। चलो तो लेट बी सॉल्व। तो ये इक्वेशन क्या होने वाली है, देखो के स्क्वायर प्लस 3k 1k 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k। इस 8k को इधर लिया तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास 1 और 3। अब के की वैल्यूज 1 और 3 आ रही हैं तो 1 और 3 रख के एक बार देख लेते हैं। तो के की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो 1 रखने पर ये 2/1 आएगा, के की वैल्यू 1 रखने पर ये 8/4 आएगा। ये दोनों तो सेम ही आने हैं ऑब्वियसली। और के की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या आ रहा है, देखो 4/3 - 1 यानी 2 आने वाला है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो मतलब के की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट ना। और के इक्वल्स टू 3 भी प्लेस कर लेते हैं और के इक्वल्स टू 3 प्लेस करें तो ये आ जाएगा 3 + 1 4/3, ये आ जाएगा 8/6 आ जाएगा, ये 3 + 3 6, ये भी 4/3 हो गया। और ये आ जाने वाला है के की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 12/3 3 9 - 1 यानी कि 8। तो ये आपके पास आ रहा है, अगर हम देखें तो ये 4/3 नहीं बना सकते, मतलब ये कितना आ जाएगा, अपन 4 से काटेंगे तो 3/2 आएगा ये। तो ये डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब के की वैल्यू 3 एक्सेप्टेबल है। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। तो कितनी वैल्यूज ऑफ के अवेलेबल है, ओनली 1। के की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के विल बी 1। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 3 नहीं आने वाला है, आंसर विल बी 1। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछा जा रहा है, राइट ना। तो ये एक बार कई बार बच्चे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो वो 3 तो के की वैल्यू आ रही है, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये गिवन है आपको x1 + 2 x2 + 3x3 इज इक्वल टू 6 और एक और इक्वेशन, और ये 3 इक्वेशंस गिवन है और ये बोला जा रहा है कि इट इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड आगे उसने इसमें डेटा दिया है कि हैज़ इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब फिक्स कर दिया इसने कि इन्फाइनेट सॉल्यूशंस है। तो बताना है कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या होगी। अच्छा, हम जानते हैं कि इन्फाइनेट सॉल्यूशंस के लिए जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं। चलो तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3, ठीक है ना, 1 3 5 और तीसरा है 2 5 ए, और इस डिटर्मिनेंट को कर देते हैं 0 के इक्वल। तो इससे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और फिर बी की वैल्यू के लिए हमसे बोला जा रहा है इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो वो del 1 del 2 del 3 वाला आइडिया यूटिलाइज करेंगे। चलो तो पहले हम इसको ए की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो 1 × करस्पॉन्ड रो कॉलम तो 3a -25, राइट ना, 3a -25 -2 × करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट करें तो a -10 और +5 +3 × और करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट करें तो जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो आ रही है 5 - 6 यानी कि -1 और इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया, 3a -2a मतलब a। अच्छा, ये -25 और ये क्या हो जाएगा +20, तो -25 + 20 -3, -25 + 20 -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटो, 8 आ जाएगी। -25 + 20 -5 -3 -8, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो फाइनली वी कैन से द वैल्यू ऑफ a विल बी 8, है ना। द वैल्यू ऑफ a विल बी 8 एंड हैज़ इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो b की वैल्यू पर काम करें। b की वैल्यू के लिए अगर ये इन्फाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इसके पास, तो इसका मतलब del 1 del 2 del 3 सब 0 होगा। तो चलो del 1 और फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब del 1 क्या होता है, तो हम del 1 का मतलब जानते हैं कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करवाते हैं बाय कांस्टेंट टर्म्स। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स क्या अपने पास, 6 9 और b, है ना। तो अगर हम रिप्लेस करवाएं तो 6 9 और b, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करवा दिया। सेकंड कॉलम एज इट इज 2 3 5 और थर्ड कॉलम एज इट इज मतलब 3 5 और ये आपके पास a, और a की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 8, और इस del 1 को भी 0 कर देते हैं तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आने वाला है देखो, तो ये आ जाएगा 6 × ये 8 3 24 -25 यानी -1, फिर -2 × है ना, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, -2 × करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 9 8 72 माइनस ये अपने पास क्या हो जाएगा 5b और +3 ×
और करस्पॉन्ड रो कॉलम डिलीट करेंगे तो 9 5 जो 45 माइनस 3b, 45 माइनस 3b और इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा देखो -6, ये -72 का डबल करेंगे तो -144, ये प्लस का 10 भी हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 45 3 ज़ा 135 और ये माइनस का 9b और इज इक्वल्स टू 0 और ये 10 भी माइनस 9 भी करेंगे तो ये अपने पास b और इज इक्वल्स टू, और ये कितना हो गया 144 और 6 मिला के उधर भेजेंगे तो 150 और -135। तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटो 50। तो a की वैल्यू 8 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई। इट मीन्स आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम क्या कंडीशन से याद रखते हैं बेटो, डेल 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट को, उससे a की वैल्यू आ गई, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों में से तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। तो हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसलिए तीनों को 0 करने से भी b की वही वैल्यू आएगी और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से किसी एक को 0 करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंगली b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू 15 है। चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में लेट a अदर देन i और माइनस आई, मतलब एक मैट्रिक्स A कंसिडर करनी है जो यूनिट मैट्रिक्स या माइनस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स से डिफरेंट है और एक 2/2 रियल मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स A है वो 2/2 रियल मैट्रिक्स है, सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू i बीइंग द यूनिट मैट्रिक्स, लेट ट्रेस बी द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो ट्रेस ऑफ ए 0, डिटर्मिनेंट -1, ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है या कौन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सब बातें, राइट ना। चलो तो एक बार फाइंड आउट करते हैं ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले a स्क्वायर इक्वल्स टू i से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स, है ना। तो लेट अस सपोज कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज़ द मैट्रिक्स ऑफ 2/2। तो a b c d इस तरीके का कोई मैट्रिक्स 2/2 टाइप का कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर लिया, सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू i। तो अब ये a स्क्वायर इक्वल्स टू i, ये कंडीशन हमें दे रखी है, राइट ना। और यूनिट मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए को इंडिकेट कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। चलो तो फिर अब a स्क्वायर इक्वल्स टू i दे रखा है, तो देखो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो a माइनस लैम्डा आई का मतलब होगा a माइनस लैम्डा और i का मतलब होगा 1 0 0 1, है ना। तो a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो इधर आएगा a माइनस लैम्डा, मतलब इन डायगोनल पोजीशन में से लैम्डा माइनस हो जाएगा और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो a माइनस लैम्डा b c और ये d माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट और इक्वल्स टू 0। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विद d माइनस लैम्डा और माइनस बी सी और इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, राइट ना। अब ये माइनस का a लैम्डा माइनस का d लैम्डा, मतलब माइनस का a प्लस डी लैम्डा और ये प्लस का a d माइनस बी सी, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, अब एक हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास स्टेटमेंट है कि हैमिल्टन थ्योरम ये स्टेट करती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यानी कि लैम्डा की जगह हम मैट्रिक्स से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ए और प्लस और ये ए डी माइनस बी सी और इंटू यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 होगी तो ए की पावर 0 यानी कि आई और इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा। अब अगर हम इस a प्लस डी को देखें तो ये a प्लस डी मैट्रिक्स ए का ट्रेस ही तो है, देखो। तो यानी कि ये हो गया आपके पास। अच्छा और a स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है हमें, i के। तो a स्क्वायर की जगह i रिप्लेस कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस डी की जगह ट्रेस ऑफ a, एक बार अभी a स्क्वायर की जगह i में रिप्लेस कर देता हूँ, इंटू a और प्लस और ये ए डी माइनस बी सी क्या है, देखो ये ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट a होगा और इंटू आई और इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरीके की फॉर्मेट हो गई अपने पास इस मैट्रिक्स की। अब a स्क्वायर i के इक्वल है ना, तो i के इक्वल है, तो फाइनली व्हाट वी कैन से, तो यहाँ से ये a स्क्वायर की जगह अगर मैं i यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो ये i कॉमन आ जाएगा। तो ये i कॉमन आ जाएगा तो i के साथ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a प्लस 1 और इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a इंटू मैट्रिक्स है, मतलब इसको अगर उस साइड शिफ्ट कर ले तो ये ट्रेस ऑफ a इंटू मैट्रिक्स से हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो हमें क्लेम करना पड़ेगा कि यार ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों रिजल्ट वैलिड होंगे, है ना। नहीं तो मैट्रिक्स आई को, यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेस ऑफ a इंटू ए के बराबर कब आ पाएगा, जब डिटर्मिनेंट a प्लस 1 मतलब दोनों कोफिशिएंट 0 हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट a शुड बी -1 और ट्रेस ऑफ a शुड बी 0।
तो डिटर्मिनेंट इज -1, ट्रेस ऑफ ए शुड बी 0, ट्रेस ऑफ ए 0, डिटर्मिनेंट -1। तो वी कैन से कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या हम ये बोलें कि स्टेटमेंट 2 की वजह से स्टेटमेंट 1 आ रहा है, स्टेटमेंट 2 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वी हैव टू से कि स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ बन रही है ना। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू। तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x1 - 2x2 + x3 इज इक्वल टू लैम्डा x1। इस तरीके से ये हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, हैज़ अ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन ट्राइवियल का मीनिंग अभी मैं समझाता हूँ, एक सेकंड पहले इन इक्वेशंस को हम रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा x1 है इस साइड, तो इस x1 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 - लैम्डा × x1 - 2x2 + x3 - 2x2 + x3 इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस बेटो तभी उन्हीं क्वेश्चंस में होता है जब सिस्टम कैसा होता है बेटो, होमोजीनियस होता है। तो एक्चुअली क्या है कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोल रहा है, तो मैं पहले आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखा होगा, ये इक्वेशन डेफिनेटली कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। अच्छा, और होमोजीनियस का मतलब है कि राइट साइड में कॉन्स्टेंट टर्म 0 होंगे, राइट ना। तो जैसे मैं लैम्डा x1 को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, 2 - लैम्डा x1 - 2x2 + x3। दूसरी इक्वेशन को देखें तो इस लैम्डा x2 को इस साइड ले आते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2x1 है ना -3x2 - लैम्डा x2, तो माइनस लैम्डा + 3x2 और +2x3 इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों है, और इस लैम्डा x3 को इधर ले आते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी -x1 + 2x2 और 2x2 सॉरी 2x2, राइट। और इसके अलावा लैम्डा x3 को इधर लाएंगे तो माइनस लैम्डा x3 और इज इक्वल टू 0। तो देखो राइट साइड में सारे कॉन्स्टेंट्स 0 हो गए, इट मीन्स ये सिस्टम कैसा है अपने पास, होमोजीनियस। और होमोजीनियस सिस्टम में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ट्राइवल सॉल्यूशंस का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 नॉन जीरो कर देते हैं। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर देते हैं, राइट ना। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा बेटो, 0 होगा। तो हमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड करने फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो सिंपल हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर ये सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो सिंपली हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट आएगा, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट मतलब 2 - लैम्डा 2 और -1, x1 के कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट -2 माइनस ऑफ लैम्डा + 3, और ये x2 का कोफिशिएंट 2, और इधर x3 का कोफिशिएंट 1, इधर 2 और इधर माइनस लैम्डा, और इस डिटर्मिनेंट को कर देंगे किसके इक्वल, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी लैम्डा की वैल्यूज आने वाली है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा में एम्प्टी सेट आएगा, सिंगलटन, 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स, ये ऑप्शन इस तरीके से देख लेंगे, चेक कर लेंगे हम लोग। तो चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हम लोग सारोस डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। सारोस डायग्राम मेथड क्या होता है डिटर्मिनेंट के लिए कि हम 2 - लैम्डा 2 और -1 को एक बार रिपीट कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये जो दूसरा कॉलम है अपने पास -2 माइनस ऑफ लैम्डा + 3 और ये 2 है ना, इसको भी रिपीट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 में करना ही है। और तीनों फॉरवर्ड डायगोनल, तो तीनों फॉरवर्ड डायगोनल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कि आपका लैम्डा × लैम्डा + 3 × 2 - लैम्डा, राइट ना। दूसरा फॉरवर्ड डायगोनल, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4। और तीसरा फॉरवर्ड डायगोनल, तो ये भी 2 × 2 = 4 है ना। तीनों फॉरवर्ड डायगोनल्स का प्रोडक्ट है ना, माइनस, और तीनों बैकवर्ड डायगोनल, तो पहला बैक डायगोनल कौन सा, ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा + 3। दूसरा बैक डायगोनल क्या है अपने पास, ये 2 2 2 - लैम्डा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई विद 2 - लैम्डा। और तीसरा बैक डायगोनल अपने पास ये वाला रहेगा, तो ये माइनस लैम्डा 2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 लैम्डा और इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लैम्डा ×
अच्छा ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास माइनस का लैम्बडा स्क्वायर, है ना, ये प्लस का 2 लैम्बडा और ये माइनस का 3 लैम्बडा, माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा मतलब माइनस लैम्बडा, और ये प्लस 3 हो जाए 6, राइट ना, और ये प्लस प्लस 4 मिलकर 8 हो जाएगा, राइट ना। अब इसके बाद माइनस, और इधर कितना हो रहा है देखो, तो ये माइनस का 4 लैम्बडा और ये प्लस का लैम्बडा, तो कुल मिलाकर माइनस 3 लैम्बडा, और कांस्टेंट टर्म को देखें, अच्छा माइनस 3 लैम्बडा और एक 4 लैम्बडा इधर पीछे भी है, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेते हैं। ये 3 और ये 4 2 8, 8 और 3 11, और अपने पास क्या बच रहा है प्लस 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो इधर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटो, माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और ये प्लस का 6 लैम्बडा और ये प्लस 8, ये तो अपने पास फॉरवर्ड डायगोनल हो गया, और माइनस, और इधर क्या हो गया 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा लैम्बडा प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसको रीराइट कर लेते हैं। तो माइनस लैम्बडा क्यूब, ये आपके पास माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये 6 लैम्बडा और माइनस लैम्बडा मतलब ये हो जाएगा 5 लैम्बडा, और ये आपके पास 8 माइनस 11 मतलब ये माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम अब इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो देखो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर डेफिनेटली लैम्बडा माइनस 1 होगा, और बाकी लॉन्ग डिवीजन से वो क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल सकते हैं, तो वो आने वाला है लैम्बडा स्क्वायर, और ये माइनस का लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस का 2 लैम्बडा, और ये माइनस का 2 लैम्बडा आ जाएगा तो माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब लैम्बडा की एक वैल्यू तो 1 आ गई, और बाकी लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करें और इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो इसका एक फैक्टर लैम्बडा माइनस 1 नहीं आ रहा है, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा माइनस 3। तो इसका मतलब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यूज़ आ रही है अपने पास 1 और माइनस 3, तो मतलब लैम्बडा की कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई, 2, है ना। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, सो हाउ मेनी लैम्बडा वैल्यूज आर देयर, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, राइट ना। तो मीनिंग सिंपल है, क्वेश्चन कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, बट जो मेजर एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पर फोकस करना है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हमेशा याद रखना बच्चों कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हमेशा किस में लाई करता है, होमोजीनियस सिस्टम, है ना। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस मतलब राइट साइड में 0, और जब सिस्टम होमोजीनियस होता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटो कि डिटर्मिनेंट ए विल बी 0। तो जस्ट सिंपली डिटर्मिनेंट ए को 0 किया है, कैलकुलेशन लैम्बडा की वैल्यूज आ गई हैं, फाइनली आंसर विल बी सी ऑप्शन। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यानी असर्शन रीजन काइंड का है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0, और ऐसे एक और स्टेटमेंट है, और चेक करना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, राइट ना। चलिए तो पहले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1। देखिए ऐसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं कि हम जानते हैं कि ए डैश किसके इक्वल होता है, -a के बराबर, अगर मैट्रिक्स एक ऐसी हो स्क्यू मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ए डैश किसके इक्वल होता है, -a के। अब चूंकि डिटर्मिनेंट पे बात चल रही है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लेते हैं, तो ए डैश का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -a के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अच्छा हम ये जानते हैं फिर से प्रॉपर्टी की फॉर्म में कि ए डैश का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अच्छा -a का डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पर डिपेंडेंसी होती है कि ये माइनस बाहर आना है, कितने माइनस बाहर आएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है अपने पास 3 है, 3 ऑर्डर है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए 3/3 टाइप का होगा, माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई हो गया तो 3 माइनस कॉमन लेने पर बाहर आ रहे होंगे, तो 3 माइनस बाहर आएंगे तो -1 का होल क्यूब और ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ए विल बी 0 फॉर स्क्यू और मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0, सो इट इज करेक्ट, राइट ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, राइट ना। अब स्टेटमेंट 2 को भी चेक कर लेते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, ये तो फॉल्स है क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होने वाला है ना, फॉर एनी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ -a इज इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ -a के लिए अभी मैं आपको समझा ही रहा था कि -a का जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर नहीं होने वाला है, ये नेसेसरी नहीं है
है ना। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, अगर हम माने कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, n/n। तो अगर पावर इवन है तब तो ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए डिटर्मिनेंट ए के बराबर कब होगा, जब n इवन है, और माइनस डिटर्मिनेंट ए के बराबर कब होगा, जब n ऑड है। तो इस वाले स्टेटमेंट में ऑर्डर 3 था, तो इसलिए वो माइनस डिटर्मिनेंट ए के बराबर आया, और माइनस डिटर्मिनेंट ए के बराबर आया तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। जबकि इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए हमेशा माइनस डिटर्मिनेंट ए के बराबर नहीं होने वाले। सो आई हैव टू से कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वाइल द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी इट्स आंसर, राइट। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में S इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ B, है ना, B की वैल्यूज का कलेक्शन है ये, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है, हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना। तो काम करना है नो सॉल्यूशन के लिए, देन S इज व्हाट, है ना। और S इज व्हाट मतलब B की वैल्यूज कितनी है ये पता लगानी है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, तो B की वैल्यूज पर काम करना है। तो चलो सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि ये जो सिस्टम है हैज़ नो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशंस है अगर इनको ऑब्जर्व करें तो राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स जो है वो नॉन जीरो है ना, दो नॉन जीरो, एक जीरो है। तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा बेटो, नॉन होमोजीनियस। अच्छा नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशंस पता है, 2 कंडीशंस है हमारे पास, एक तो डिटर्मिनेंट ए आपका 0 होना चाहिए, और दूसरा एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से रिलेटेड होता है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, है ना। इसको इस मैट्रिक्स का हम लोग कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होने वाला है बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1, राइट ना। दूसरे कोफिशिएंट हमें क्या दे रखे हैं 1a1, और तीसरे कोफिशिएंट हमें क्या गिवन है ab1, है ना। तो हैज़ नो सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या रहता है, नो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए को 0 कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए को 0 कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, देखो तो ये आएगी a, ये 1 1 a, ये 1 1 b, है ना, और माइनस, और इधर ही आपके पास आ जाएगा a², ये आ जाएगा b, और ये आ जाएगा 1, और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये b से b तो कैंसिल हो गया अपने पास, तो ये बन गया अपने पास क्या 2a माइनस a² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब a² माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ये बन जाएगा आपके पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटो 1 आ गई। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई फिक्स। अब a की वैल्यू 1 हो गई तो डिटर्मिनेंट है तो 0 वाली बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड करने, तो इस मैट्रिक्स a का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स a को हम वापस से रीराइट कर लेते हैं। तो चूंकि a की वैल्यू 1 आ चुकी है तो इसलिए मैट्रिक्स a क्या हो जाएगी हमारे पास, मैट्रिक्स a हो जाएगी अपने पास 1 1 1, और a की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देते हैं तो सेकंड जो रो होगी वो भी 1 1 1 हो गई, और थर्ड रो हो जाएगी 1 b 1। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट मतलब माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज। अच्छा तो 1 का माइनर क्या आने वाला है 1 माइनस बी, है ना, 1 माइनस बी। इस सेकंड वाले 1 का माइनर क्या आने वाला है अपने पास, तो ये आएगा 1 माइनस 1 0, है ना। 0 उसका माइनर है, कोफैक्टर निकालेंगे तो वो माइनस 0 होगा, दैट इज 0। और ट्रांसपोज करने पर हम लोग रो वाइज फाइंड करते हैं, कॉलम वाइज लिखते चलते हैं। अच्छा तीसरा जो एलिमेंट है उसका अगर हम माइनर निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस बी। तीसरा जो एलिमेंट है उसका जब हम माइनर निकालेंगे तो ये आएगा सॉरी b माइनस 1। अच्छा b माइनस 1 आएगा तो ट्रांसपोज b माइनस 1 होगा, और ट्रांसपोज करने पर इधर आ जाएगा। अच्छा इस 1 का माइनर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी, तो ये 1 माइनस बी इधर आएगा तो ये b माइनस 1 बन जाएगा। इस 1 का माइनर अपन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 0। इस 1 का माइनर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास b माइनस 1, तो b माइनस 1 तो 1 माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर इस थर्ड इस वाली पोजीशन का माइनर निकालेंगे तो ये आएगा 0, राइट ना। इस b का माइनर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास क्या 0, और इस 1 का माइनर निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके का ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास रेडी हो रहा है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास 1 माइनस बी, बी माइनस 1 0, और ये सेकंड रो तो कम्प्लीटली 0 हो गई, और थर्ड रो हो गई अपने पास b माइनस 1 1 माइनस बी और 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम कम्प्लीटली 0 है, और इसको मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट मैट्रिक्स से, और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है अपने पास 1 1 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 1 1 0 से। अच्छा चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी देखो,
है ना। ये ऑर्डर क्या है 3/3, ये ऑर्डर क्या है 3/1, तो रिजल्टिंग ऑर्डर भी 3/1 आएगा। तो 3/1 आएगा तो क्या मैट्रिक्स आ जाने वाली है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 - b + b - 1, तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड रो को तो किसी से भी करेंगे तो 0, और थर्ड रो को करेंगे तो ये b - 1 + 1 - b, तो ये b आपके पास क्या आने वाला है, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी कम्प्लीटली 0 आ चुका है। और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 आ चुका है तो इस सिस्टम का कितने सॉल्यूशन आएंगे, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो b की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए नो सॉल्यूशन आने वाला है, तो आई हैव टू से नो वैल्यू ऑफ b, है ना। नो वैल्यू ऑफ b देयर, नो वैल्यू ऑफ b on which system has no solution। तो फाइनली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ b या सेट ऑफ जो सेट s आने वाला है वो कैसा सेट आ जाएगा बेटो, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एम्प्टी सेट। तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन था, सिस्टम अपने पास नॉन होमोजीनियस था, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट a = 0, तो पहले हमने डिटर्मिनेंट a निकाल के 0 के इक्वल किया तो एक ही वैल्यू आ गई, और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड आउट किया और वो कंप्लीटली 0 आ गया। तो दैट्स वाई वी हैव टू से कि द सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी पॉसिबल नहीं है, सो फाइनल आंसर विल बी एम्प्टी सेट। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा नॉन जीरो है और एफ एन जो है अपने पास अल्फा एन प्लस बीटा एन है, और ये एक डिटर्मिनेंट है 3f1 + f1 1 + f2, इस तरीके से एक बड़ा सारा डिटर्मिनेंट है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये इस क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। तो k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होने वाली है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इससे कंपेयर करवा के k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले इस डिटर्मिनेंट से ही शुरू कर दें इस क्वेश्चन को। देखो दे क्या रखा है हमें, गिवन क्या है 3 1 + f1। अच्छा f1 की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखा हुआ है 1 + f2, तो 1 + f2 का मतलब हो जाएगा n की जगह 2 रख देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं, फिर 1 + f1 यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर ये 1 + अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर ये 1 + अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और फिर 1 + f2 से शुरू कर रहा है तो 1 + अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 + अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और 1 + अल्फा 4 बीटा 4। इस तरीके से एक बड़ा सारा डिटर्मिनेंट हमारा लिखा हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लेकर आना है। अल्फा बीटा नॉन जीरो है, इसका ध्यान रखेंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट ना। चलो तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से r2 - r1 r3 इस तरीके से सॉल्व नहीं करते। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये रहता है कि हम इसको स्प्लिट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, है ना। इसको स्प्लिट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करें तो ये एक डिटर्मिनेंट हो गया हमारा, मान लेते हैं, और ये एक और डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए दो रास्ते होते हैं हमारे पास, या तो इसको एडजॉइंट से सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, या प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में रीराइट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में इसको स्प्लिट करने से रिलेटेड है। अब जैसे ये 3 बनाना है हमें, तो हम क्या सोचेंगे कि 3 बनाने के लिए 1 1 1 यहाँ लिख देता हूँ और 1 1 1 यहाँ लिख देता हूँ, तो रो बाई कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 आ जाएगा। अब जैसे ये 1 + अल्फा बीटा बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे 1 अल्फा बीटा प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + अल्फा प्लस बीटा आने वाला है। अब ऐसे ये 1 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसी अकॉर्डिंगली 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये 1 अल्फा बीटा बनाना है तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लेकर आना है हमें, तो सेकंड रो में क्या प्लेस करना पड़ेगा मुझे, देखो 1 अल्फा बीटा, तभी तो ये आएगा। अभी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऐसे 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब जैसे ये बनाना है तो इसको बनाने के लिए इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तभी तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और ये लिखने से देखो बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज़ ऑब्वियसली डिज़ाइन हो जाएंगी, तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा और 1 अल्फा 4 बीटा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसमें नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूटिलाइज ना करके दो प्रॉपर्टी से सोचने की कोशिश करते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं, या तो ये प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होता है अगर मैट्रिक्स से 3/3 है तो दोनों में से किसी एक से इस तरीके के क्वेश्चन डील होते हैं, राइट ना। चलो तो अभी तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। अब ये स्प्लिट कर लिया तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही है भाई। अगर हम इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लें तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो ये ट्रांसपोज लेने से ही आ जाएगा। देखो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगी। सेम होंगी तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, ये फॉर्मेट लेने की कोशिश करते हैं, लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मेट में हमसे बनवाया क्या जा रहा है, एक तो 1 माइनस अल्फ़ा, एक 1 माइनस बीटा। अच्छा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब हम इन दोनों को जीरो बना लेते हैं। मतलब हम C2 को चेंज कर देते हैं यहाँ पर C2 माइनस C1 और C3 को चेंज कर देते हैं बाय C3 माइनस C1। तो देखो अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा 1 1 1, राइट ना। C2 को चेंज कर रहे हैं, तो C2 को चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, इधर आपके पास अल्फ़ा माइनस 1 और इधर बीटा माइनस 1। इधर C3 को चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, इधर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इधर बीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चल रहा है ना, होल स्क्वायर चल ही रहा है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इस वाले कॉलम में से जो है आपके पास अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 और बीटा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास बन चुका है, राइट ना। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये हमने 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, इधर अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये 2 0 आ चुके हैं, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा देखो, क्योंकि यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो इसमें अल्फ़ा माइनस 1 है, इसमें बीटा माइनस 1 है, इधर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो कॉमन तो ले नहीं सकते। तो हम तो सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि अब ये 2 0 बन गए तो इस फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करें तो ये क्या बन जाएगा बताओ, अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद बीटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इस केस में यहाँ से देखो अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, और ऐसे बीटा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, तो अल्फ़ा माइनस 1 गया, बीटा माइनस 1 गया, तो यहाँ बीटा प्लस 1 बचा होगा और माइनस बीटा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1 जाने के बाद यहाँ अल्फ़ा प्लस 1 बचा होगा और इसका होल स्क्वायर। तो मतलब कुल मिलाकर ये क्या बन गया देखो, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, वो एक ही बात है। तो अगर हम देखें इसको कंपेयर करवाएं तो ये 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन चुका है। इस अल्फ़ा माइनस 1 को हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ही। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ बन गया। तो अगर हम देखें तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कंपेयर करवाने पर 1 आ रही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राइट ना। तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन तो यूँ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इस डिटर्मिनेंट के साथ है। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना कि दो तरीके हैं हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए, या तो उसको स्प्लिट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, या फिर ये वाला आइडिया कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ये वाला आइडिया यूटिलाइज करते हैं। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स से हमें गिवन है इस तरीके से, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा टिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और अल्फा बिलोंग्स टू रियल सेट सच दैट ए की पावर 32, मतलब पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ेगा, मैं इसमें ए की पावर 32 बनानी है, कंपेयर करवाना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट ना। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, बस ए की पावर 32 पर टारगेट करना है। चलो तो फिर मैट्रिक्स ए को से शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स ए है क्या हमारे पास, इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब सबसे पहले जब भी इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर हम जैसे स्क्वायर करें, है ना, पैटर्न डिज़ाइन करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, तो स्क्वायर करें अगर हम लोग, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करें इसके कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें हम लोग क्या आ रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2 अल्फा हो जाएगा, फॉर्मूला है, यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब माइनस साइन 2 अल्फा। ऐसे ही ये आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसका मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इट मीन साइन 2 अल्फा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इट मीन्स कॉस 2 अल्फा।
तो एक वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि जब ये मैट्रिक्स आती है तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एंगल डबल हो जा रहा है, क्यूब करेंगे तो एंगल ट्रिपल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इसको जनरलाइज करें तो ए की पावर 32 में क्या होने वाला है, ए की पावर 32 फाइंड आउट करना है। तो ए की पावर 32 में क्या आएगा, कॉस 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा, साइन 32 अल्फ़ा और कॉस 32 अल्फ़ा। ये आपका इस तरीके का मैट्रिक्स आपका बन जाएगा A32। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इससे इक्वल करना है, इससे कंपेयर करवाना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको कंपेयर करवाना है कि इस मैट्रिक्स के साथ 0 -1 1 0। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमें cos 32 अल्फ़ा को इक्वल करना है 0 के और साइन 32 अल्फ़ा को इक्वल करना है 1 के। अब साइन थीटा 1 है, cos थीटा 0 है, तो ये पॉसिबल है केवल y एक्सिस पर, है ना, 90 डिग्री एंगल पर, यहाँ पर साइन 1 cos 0। तो इसका मतलब 32 अल्फ़ा जो होगा वो आपका π/2 होगा। वन ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीपल पॉइंट्स अवेलेबल है, मल्टीपल सॉल्यूशन, पर वन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 32 अल्फ़ा इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/32 टू 64। सो वन पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस अल्फ़ा इज व्हाट, π/64 एंड दिस विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन सी, राइट ना। तो एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये मैट्रिक्स, और इसके लिए आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि जब भी हम इसमें a की पावर n लिखते हैं तो इसके लिए a की पावर n किसके इक्वल होगा बेटो, ये हो जाएगा cos n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा, साइन n अल्फ़ा और cos n अल्फ़ा। तो ये इस तरीके से अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स a + 2b गिवन है 3/3, 2a - b गिवन है, ये भी एक 3/3 मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ ए जो है वो डिनोट कर रहा है द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो हम जानते हैं ऑब्वियसली ट्रेस का मतलब यही होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। चलिए तो अच्छा देखो a + 2b मैट्रिक्स गिवन है हमें, मतलब कोई मैट्रिक्स ए रही होगी, कोई मैट्रिक्स बी रही होगी, दोनों को उस बी मैट्रिक्स का डबल करके ऐड किया होगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं, एक प्रॉपर्टी है ट्रेस के लिए कि जो ट्रेस ऑफ a + b होता है वो सीधा सीधा ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b के इक्वल हो जाता है। वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है बेटो, ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि a + 2b अगर हमें गिवन है तो ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ 2b। अच्छा ट्रेस ऑफ 2b के लिए भी एक स्टेटमेंट है कि जो ट्रेस ऑफ 2b होगा या लैम्डा b जो होता है वो लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ b हो जाता है ना, वो लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ b हो जाता है। तो ट्रेस ऑफ a + 2b जब हम निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ a + 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस मैट्रिक्स के ट्रेस के। तो इसका ट्रेस निकालेंगे तो ये 1 1 और -3 को ऐड करें तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1, पहला इक्वेशन है ना। तो एक सिंपल सवाल है, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, ये सिंपल ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी में सॉल्व करके ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी आ जाने वाले हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a - b। तो 2a - b मतलब ट्वाइस ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, और ये वैल्यू है ना, मैंने इसमें दोनों तरफ ट्रेस ले लिया। तो 2a - b का ट्रेस जो होगा वो 2 ट्रेस a माइनस ट्रेस b हो जाएगा, और इस साइड का जो ट्रेस आएगा, इसका जो ट्रेस आएगा वो 2 2 4 -1 यानी कि 3 आ जाने वाला है। तो ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके ट्रेस ए ट्रेस बी की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फाइनली वी हैव आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ट्रेस ए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हो जाएगा 4 ट्रेस ए - 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू 3 2 6। और अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये 2 ट्रेस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 1 5 ट्रेस ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 6 - 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ट्रेस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटो, 1 आ जाएगी, और ट्रेस ए की वैल्यू 1 यहाँ रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट ट्रेस ए की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो 2 ट्रेस बी कितना हो जाएगा, 1 उधर ले जाएंगे तो -2। तो इसका मतलब ट्रेस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटो, -1। अब ट्रेस ए आ गया, ट्रेस बी आ गया, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी। तो ये आ जाएगा 1 - -1 यानी कि आंसर विल बी 2। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड ऑप्शन, राइट। तो सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये दो प्रॉपर्टीज हमें इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए, जिसमें जो x और y हैं वो रियल हैं, x नॉट इक्वल टू y, इसको ध्यान रखना है, फॉर विच a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू 3i3, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है, मतलब PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले a ट्रांसपोज इंटू a निकाल लेते हैं और उसको कंपेयर करवा लेंगे 3i3 से। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी x और y के लिए,
और फिर इस कंडीशन को सोचते हुए हम लोग नंबर ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा 0 2y 1, फिर आ जाएगा 2xy माइनस 1 और फिर आ जाएगा 2x माइनस वाई और 1, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 0 2y 1, ये आ जाएगा 2xy माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 1। एंड चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या आने वाला है देखो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मतलब कुल मिलाकर 8x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2xy और ये माइनस 2xy तो ये 0 बन जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 0, ये माइनस 2x और ये प्लस 2x तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 0 हो गया, ये प्लस का 2xy ये 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 4y स्क्वायर और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर तो 4 1 5 1 6y स्क्वायर। अच्छा और ऐसे देखेंगे तो ये आपके पास 2y माइनस y तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 0 माइनस 2x प्लस 2x 0 हो गया, इधर 2y माइनस y ये भी 0 हो गया और इधर देखेंगे तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से कंपेयर करवाना है किससे, 3i3 से। अच्छा 3i3 का मतलब है 3i3 का मतलब होगा तो ये आ जाएगा अपने पास 3i3 का मतलब हो जाएगा आपका 3i3 का मीनिंग हो जाएगा आपका 300 030 003। i3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अच्छा कंपेयर करवाएं तो ये सारे बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली सेम ही है, बस यहाँ से हमें फाइनली कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि 8x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटो 3 और 6y स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटो 3, है ना, बाकी सब तो इक्वल ही है। तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटो 3/8 और y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6 मीन्स 1/2। तो मतलब x की दो वैल्यूज़ हैं और y की दो वैल्यूज़ हैं। तो x की दो वैल्यूज़ y की दो वैल्यूज़, तो इन टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ केसेस कितने बनेंगे x और y के लिए 4। भाई x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3/8 और y की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आएगी प्लस माइनस 1/√2। तो क्वेश्चन ने बोला है कि x और y रियल होना चाहिए तो ये चारों वैल्यूज़ रियल है, x की दोनों और y की दोनों वैल्यूज़, और x और y डिफरेंट होना चाहिए तो ये x और y सारे डिफरेंट ही हैं। तो अगर हम देखें तो हाउ मेनी मैट्रिसेस वी कैन फॉर्म हियर, तो एक x के लिए एक y है ना, फिर पहले x के लिए दूसरा y, फिर दूसरे x के लिए पहला y और दूसरे x के लिए दूसरा y। तो कुल मिलाकर हम 4 xy की वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। तो कितनी मैट्रिसेस यहाँ पर फॉर्म की जा सकती हैं, 4 मैट्रिसेस फॉर्म की जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A फॉर विच दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो हाउ मेनी मैट्रिसेस आर देयर इन टोटल 4, राइट ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली ए ट्रांसपोज इनटू ए करके कंपेयर करवा के एक्स वाई की वैल्यूज आ चुकी है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में फॉर द मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज को I2 से कंपेयर करवाना है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अच्छा ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ये मैट्रिक्स ए कौन है 1 माइनस अल्फा अल्फा और बीटा, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा अल्फा और बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये अल्फा माइनस अल्फा बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको कंपेयर करवाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे, I2 से, और I2 का मतलब क्या होता है बेटो 1001। तो चलो इससे कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है ना 1 1 पोजीशन पर, वो 1 के इक्वल होगा। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा माइनस अल्फा बीटा है वो आपका 0 होगा। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमें जो काम करना है वो अल्फा 4 बीटा 4 पे करना है। तो यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1, और अल्फा स्क्वायर 0 बीटा स्क्वायर 1 तो अल्फा 4 भी 0, और यहाँ से बीटा 4 भी कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अल्फा 4 0 बीटा 4 1 तो फाइनली जो सम आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक P मैट्रिक्स हमें गिवन है और Q भी एक मैट्रिक्स है QI से,
बी टू 3x3 मैट्रिसेस सच दैट जो Q है वो I3 प्लस P5 के इक्वल है, P की पावर 5। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P की पावर 5 फाइंड आउट करना है, पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा P की पावर 5 के लिए। चलो तो सबसे पहले P से शुरू करते हैं। तो P अपने पास है 1 0 0 मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 3 1 0 और 9 3 1, राइट ना। तो चलो इसका P स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो P स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 0 3 1 0 9 3 1 को मल्टीप्लाई करें सेम मैट्रिक्स से, दैट इज 1 0 0 3 1 0 9 3 1, और देखें क्या आ रहा है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आने वाले, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 3 और 3 6 हो जाने वाला है, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 0 1 और 0 यानी कि 1 आ जाएगा, और सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आपके पास 0 0 0 यानी 0 आ जाने वाला है। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 9 9 और 9 यानी कि 27, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 3 और 3 6, और इसका मतलब और थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आपके पास 0 0 और 1। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो डायगोनल का ऊपर वाला पार्ट है और डायगोनल है वो तो सेम है P और P स्क्वायर में, ये जो 3 एलिमेंट है वो चेंज हो रहे हैं, ये डबल हो गए और ये ट्रिपल हो गया, राइट ना। तो इस पैटर्न को एक बार हम लोग P क्यूब में और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर P5 लिख लेंगे। तो चलो P क्यूब और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P क्यूब का मतलब है P स्क्वायर इंटू P, तो मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आपके पास 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 6 आएगा, फिर ये 3 और ये 0 यानी कि 9 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 0 1 0 यानी 1 आएगा, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 0 0 यानी 0 आने वाला है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 27 प्लस 6 3 18 और प्लस 9 यानी कि 54, राइट ना। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 6 और 3 9, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आपके पास 0 0 और 1, तो 1 आ जाएगा। तो वापस से देखें तो क्यूब कर रहे हैं तो क्या हुआ, 3 का ट्रिपल हो गया, इस 3 का भी ट्रिपल हो गया, और ये 9 इंटू 6 हो गया ये। तो मतलब ये है आपके पास 9 इंटू 1 प्लस 2 है ना, 9 3 27, ये है 9 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 9 इंटू 6 है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 3 2 5 1 6। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि अगर हम P5 पर जाएंगे तो क्या मैट्रिक्स आने वाली है, देखो पैटर्न को अगर हम समझें तो 1 0 0 फिक्स रहेगा। यहाँ पर देखो पहले जब हम P की पावर 1 देख रहे हैं तो ये 3 है, फिर ये 3 2 6 हुआ, 3 3 9 हुआ, तो ये 5 3 15 होंगे ये दोनों, और यहाँ पर अपने पास 1 0 आएगा, और ये जो प्लेस रहेगा इस पर क्या चल रहा है, ये 9 इंटू 1 है, ये 9 इंटू 1 प्लस 2 है, ये 9 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो यहाँ पर चल रहा होगा 9 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब ये कितना हो गया 15। तो 15 इंटू 9 करेंगे तो 135, और ये 15 एज इट इज़, और ये अपना P5 बनने वाला है इसमें, राइट ना। तो ये पैटर्न डिज़ाइन करने होते हैं इस तरीके के सवालों में। अब ये P5 बन गया तो अब ये क्वेश्चन सिंपल है, P5 प्लस I3 करेंगे तो वो Q आ जाएगा। तो P5 प्लस I3 अगर हम करें तो ये अपने पास क्या आने वाला, I3 मतलब ऐड करना है, तो इसका मतलब इस डायगोनल पोजीशन पर 1 1 1 ऐड करने वाले, तो ये 2 0 0 15 2 0 और 135 और 15 135 और 15, और यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 2। तो ये आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई बेटो, Q मैट्रिक्स हो गई। अब ये Q मैट्रिक्स आ गई तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, Q21 Q31 अपॉन Q32, Q21 Q31 अपॉन Q21 Q31 अपॉन Q32। तो Q21 ये है 15, Q31 ये आपके पास हो गया 3 1 135 अपॉन Q32, तो 32 हो गया अपने पास 15। तो मतलब ये कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा बेटो, 135 प्लस 15 150 बाई 15 यानी कि 10। तो फाइनली क्वेश्चन आंसर विल बी 10, फर्स्ट ऑप्शन, राइट ना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट ये P5 बनाने के लिए मैं हमेशा जब भी बड़ी पावर्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम पैटर्न डिजाइनिंग को फॉलो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल एम एक 3x3 मैट्रिक्स है विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 है ना, मतलब कैपिटल एम एक मैट्रिक्स रही होगी ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसकी जो एंट्रीज हैं वो इस सेट में से आ रही है 0 1 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस यहाँ पर मैक्सिमम बनाई जा सकती है, फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम ट्रांसपोज एम। तो लेट अस सपोज कि एक जो मैट्रिक्स है वो मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से मान लेते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में से आ रहे हैं, और एक हम M ट्रांसपोज M फाइंड आउट कर लेते हैं। तो M ट्रांसपोज M है ना, तो M ट्रांसपोज M मतलब इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज को M से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और है ना रोज और कॉलम्स ट्रांसपोज कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं M से, और M मतलब A1 A2 A3 रो वाइज B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये रो वाइज। तो इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं M ट्रांसपोज और M को, तो M डैश M क्या आने वाला है देखो। तो ऐसे तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर हमें इंटरेस्ट है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में, तो हम केवल डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 1 पोजीशन 2 2 पोजीशन और 3 3 पोजीशन। अच्छा 1 1 पोजीशन निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, तो 1 1 पोजीशन तो डायगोनल एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम सीधा लिखें तो ये क्या आ जाने वाला है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये अपने पास डायगोनल 1 1 है, 1 1 पोजीशन वाला डायगोनल है। अच्छा 2 2 डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये डायगोनल 2 2 हो गया। और ऐसे ही 3 3 डायगोनल क्या आ जाने वाला है अपने पास, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब वो आ जाएगा अपने पास A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर और C3 स्क्वायर, ये अपने पास हो गया डायगोनल 3 3। और इन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हमें कितना बनाना है बेटो, 7 बनाना है, तो इसको इक्वल करना है 7 के, तो इन सारों का सम हमें 7 बनाना है। अब ऐसे कितने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो सकते हैं वो पता लगाना है, तो फिर कितनी मैट्रिसेस बनेंगे वो उसके लिए हम काम करेंगे, मतलब PNC का क्वेश्चन है। अच्छा चलो अब इसको 7 बनाना शुरू करते हैं। अच्छा ये हमें पता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट 0 1 या 2 हैं, तो अगर मैं 2 प्लेसेस पर 2 रख दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 हो जाएगा, तो वो 7 बनाना है हमें। तो मतलब हम 0 कितने लेंगे 1 कितने लेंगे और 2 कितने लेंगे ये हमें देख लेना है बस केवल। तो डेफिनेटली 2 तो मैं एक ही ले सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अगर मैं एक 2 लेता हूँ तो 4 और +3, तो मेरे को 3 1 लेने पड़ेंगे, और बाकी जो रेस्ट हैं तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो ये 4 एलिमेंट हो गए, तो ये अपने पास रेस्ट 5 एलिमेंट्स हमें 0 लेने पड़ेंगे। या तो ये कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि 2 ले ही ना, मतलब 2 0 लें, 2 ले ही ना, तो 7 बनाने के लिए 7 प्लेसेस पर 1 रखें, है ना, 7 प्लेसेस को 1 रख दें, और बाकी 2 प्लेसेस पर क्या रख दें 0 रख दें। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स M के अंदर इन 9 एंट्रीज जो है 9 एंट्रीज जो हैं इनमें से किसी एक प्लेस पर 2 रख दें, 3 प्लेसेस पे 1 रख दें, और 0 रख दें 5 प्लेसेस पर, या तो ये कर सकते हैं, या फिर 2 रखें ही ना, 1 रख दें 7 प्लेसेस पर और 0 रख दें 2 प्लेसेस पर। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, है ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि लेट M बी 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल इज 7, राइट ना। तो ये सारा काम हो गया, बस अब नंबर ऑफ मैट्रिसेस देंगे। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस 5 3 1 को अरेंज करना है, मतलब 5 0 इसमें रखे हैं, 3 1 ठीक है, और 1 2 को अगर हम अरेंज करें तो ये अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, भाई 5 0 होंगे, राइट ना, 5 टाइम्स 0 होगा, 3 टाइम्स 1 होगा, और 2 1s होगा, तो 2 1s 1 3 टाइम्स और 0 5 टाइम्स, इसको अरेंज करेंगे तो ये कितने तरीकों से अरेंज हो रहा होगा बेटो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और ये 2 7 0 का अरेंज करेंगे तो ये कितने तरीकों से अरेंज हो रहा होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट विल बी द आंसर। तो इसको कैलकुलेट करने से ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आंसर हमें मिल जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, है ना, 2/2 मैट्रिक्स आयोटा रूट -1 है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस A8xy = 864 हैज़,
तो इसमें भी सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में A8 फाइंड करना पड़ेगा, राइट ना। तो A8 फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए से शुरू करें। अच्छा, मैट्रिक्स ए है क्या हमारे पास? आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका ए स्क्वायर क्या आने वाला है देखो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा को किससे? इसी मैट्रिक्स से, आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा से। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आने वाला है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आयोटा स्क्वायर और प्लस, और ये भी आयोटा स्क्वायर यानी 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि -2। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये भी आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -2 आयोटा स्क्वायर यानी ये +2 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर तो ये -2 आ जाएगा। तो ये अपने पास एक रियल मैट्रिक्स आ गई, आयोटा वाली इमेजिनरी मैट्रिक्स की जगह पर रियल मैट्रिक्स। अब ये ए स्क्वायर आ गया तो हम A4 निकाल लेते हैं। तो A4 मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी कि -2 2 -2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी मैट्रिक्स से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा देखो, मैट्रिक्स ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 4 8, ये -8 ये -8 ये 8, ऐसा बन जाएगा। और अगर हम A8 निकालें तो ये A4 का स्क्वायर मतलब 8 -8 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी मैट्रिक्स से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 64 और 64 128, ये आपके पास -128, ये -128 और ये 128। ये सीधा हमने A8 फाइंड आउट कर लिया। अब इस A8 को अगर हम देखें तो इस A8 को XY से मल्टीप्लाई करना है, तो A8 को XY से मल्टीप्लाई करें और ये 864 आ जाए। अगर हम देखें इसको तो पहला इक्वेशन आ जाएगा 128x - 128y = 8, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा -128x + 128y = 64। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन आ रहा है x - y = 8/128, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/16। और दूसरे केस में -128 से डिवाइड करें तो x - y = -1/2। तो दो पैरेलल लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब वी हैव टू से कि देयर इज नो सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, राइट ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है अपने पास, मैट्रिक्स ऑफ x 1 1 0 और x इज़ रियल। अब इसमें a की पावर 4 फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए से बनाना है, फिर A11 से कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी और फिर A22 निकाल लेना है, राइट ना। तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर करें तो ये मैट्रिक्स ऑफ x 1 1 0 मल्टीप्लाई विद x 1 1 0। अच्छा, 2/2 मैट्रिसेस जितने भी होती हैं, इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं तो वो ज़्यादातर हम नॉर्मली, है ना, जो भी अपने आइडियाज़ हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को रिगार्डिंग या जो भी कुछ है वो हम 3/3 मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। 2/2 तो डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्वेबल होती है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आने वाला है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा अपने पास x, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये भी अपने पास x आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपना ए स्क्वायर। अब इसमें A4 चाहिए, तो A4 चाहिए तो इस ए स्क्वायर को फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा देखो, x² + 1 x1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x² + 1 x और 1 से। तो ये क्या आ जाने वाला है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यानी कि x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यानी कि ये हो जाएगा x × x² + 1 और प्लस x, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा x × x² + 1 और ये आपके पास प्लस x, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये अपने पास x² + 1। हमारा इंटरेस्ट है इसको फाइंड करने में A22 को, और हमें ये गिवन है A11। तो ये गिवन है तो इसका मतलब ये हो गया कि x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x², ये हमें गिवन है कितना 109। अब यहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x4 + 2x² 3x², और ये 1 इधर लेकर आएंगे तो -108 = 0। तो यहाँ से पहले x² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x² क्या आ जाएगा -b + -√b² यानी कि 9
-4 से तो यानी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 32 और डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2, तो यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये माइनस वाले रिजल्ट को तो इनवैलिड बोल देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव, एक्स रियल है ना, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो होने से रहा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस, है ना, -3 प्लस, ये माइनस तो हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस, और ये 432 और 9 441 का रूट अपने पास 21/2, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 21 - 3 यानी 18/2 यानी 9, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो इसलिए a22 क्या हो जाएगा अपने पास, a22 अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटो 10 आ जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड बेहतरीन क्वेश्चंस को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप इन क्वेश्चंस की मदद से आपको अपने जेईई मेंस की तैयारी में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।